आप सब। मैं गौरव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिकरनी लर्निंग ऐप के ऊपर। आपका सबका स्वागत है सिकरनी लर्निंग ऐप के जरिए। करनी लर्निंग ऐप के जरिए आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट है क्लास वाइज, उन सभी के बारे में डिजिटल तैयारी के थ्रू आपको तैयारी कराई जा रही है यहां पर, और आपको बेस्ट टीचर्स के थ्रू यहां पर हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है यहां पर। अब देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम को वहां पर स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। और मैं आपका मैथ एजुकेटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास 9 की मैथमेटिक्स के अंदर। अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स था वहां पर हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था, मतलब संख्या पद्धति के बारे में देखा था कि संख्या पद्धति क्या होती है, किस तरीके से संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती है, उन संख्याओं के क्या क्या नाम है, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली थी। देखिए बेटा, उन्हीं संख्याओं के ऊपर हम आज क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आप ही की एक्सरसाइज से रिलेटेड। देखिए, आरबीसी की जो बुक्स है आपकी, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके एक्सरसाइज के, और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहां पर स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि यदि वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप उसको किस तरीके से इजी कर सके और उसको किस तरह से सॉल्व कर सके, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारी प्रैक्टिस होती है किसी भी क्वेश्चन की। देखिए, प्रैक्टिस होती है तभी तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब जरा गौर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक्सरसाइज हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो प्रश्नावली है वो 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, और 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टडी करें यहां पर। तो देखिए क्या कहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, बात करें यहां पर, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो हमने डिटेल से जानकारी ली थी हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, और जो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखे हैं वो अब जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस है आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला होगा। क्लियर? अब जरा गौर करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और जहां पर देखिए, जहां पर हम भाग करने पर, जहां पर क्या करने पर बेटा, भाग करने पर हमारा जो शेषफल है वो 0 बच जाता है, तो उसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्लियर? बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिसे p/q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, उनका जो दशमलव प्रसार है वो अनंत तक जाता हो, तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो पहला लिखा है यहां पर √23 लिखा है, मतलब 23 का वर्गमूल लिखा है। अब देखिए, 23 किसका वर्गमूल होता है, जरा गौर से देखें। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको बात करें यहां पर, तो √23 मतलब वर्गमूल लिखा है 23 का। अब 23 का वर्गमूल किसका होता है बेटा, तो 23 का वर्गमूल आपके पास किसी का भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हो गया है आपके पास अपरिमेय संख्या। क्या हो गई बेटा, अपरिमेय संख्या। देखिए, जैसे मैं बात करना चाहूं, यहां पर क्वेश्चन √4 होता, मतलब 4 का वर्गमूल पूछते, तो यहां पर क्या लिखते थे बेटा, 2 लिख लेते। तो ये क्या हो गया बेटा, ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि यहां पर जो वर्गमूल का मान है वो एक निश्चित संख्या आ रही है, ऐसा नहीं है इसका दशमलव प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। तो जब हमारे पास यहां पर एक निश्चित प्रसार आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, वर्गमूल ऑफ 225 लिखा है। अब जरा याद करें 225 किसका वर्गमूल है, तो जरा देखिए 15 × 15 करता हूं मैं, क्या करता हूं बेटा, 15 × 15 करता हूं, 15 को 15 से गुणा करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है बेटा कितना आता है, 225 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 225 को लिखने का तरीका क्या है बेटा, रूट के अंदर, मतलब हमारे पास वर्गमूल के अंदर 15 × 15 होता है, और 15 × 15 का यदि हम आंसर निकालें यहां पर, तो 15 × 15 का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यहां पर 15 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर इसका जो रिजल्ट आया है वो 15 आ गया, और 15 एक हमारे पास क्या है, एक संख्या है, एक निश्चित संख्या है। इसका मतलब ये जो है ये क्या होने वाला है बेटा, यहां पर परिमेय होने वाला है। क्या होने वाला है, ये परिमेय होने वाला है। तो इसी तरीके से आप किसी भी संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आप अलग अलग पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पर? अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको स्टडी करते हैं यहां पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप लिखिए, बताइए उनके प्रत्येक दशमलव प्रकार किस प्रकार से है। मतलब देखिए यहां पर क्या लिखना है, इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। अब देखिए, दशमलव प्रसार को लिखने का तरीका क्या है, आपको वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा, और भाग से ही आपका दशमलव प्रसार मिल जाएगा। लेकिन जरा गौर करें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जरा आप देखेंगे तो यहां पर आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, जरा याद कीजिए, जब हमने इससे प्रीवियस वाले
वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बेटा? 0.32 आपके पास इस तरह से संख्याएं होती है, इसका मुझे भिन्नात्मक रूप लिखना है। तो इसका भिन्नात्मक रूप आप कैसे लिखते हैं बेटा? यहां पर इस दशमलव को हटाते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 1 और दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या है उतने आप जीरो लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद में यहां पर कितनी संख्या है बेटा? 2 संख्या है, इसका मतलब 2 जीरो लगा देंगे। तो यहां पर इसका दशमलव प्रसार से आप भिन्नात्मक प्रसार कैसे, भिन्नात्मक संख्या में कैसे लिखेंगे? 30/23/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 23/2 100। तो यहां पर क्या लिखा है? 36/100 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो 0.36 लिखेंगे। यस, समझ में आ गया कैसे लिखा है? देखिए दशमलव, देखिए 1 के बाद में कितने जीरो है बेटा? 2 जीरो है, तो 1 के बाद में 2 जीरो और दशमलव संख्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया और 1 की जगह क्या हो गया बेटा? दशमलव हो गया। तो इस तरह से हमने इसका क्या लिख लिया है? दशमलव प्रसार लिख लिया है। अब जरा देखिए यहां पर दशमलव प्रसार तो हमने एक तरीके से ये लिखा। अब एक इसका दूसरा तरीका क्या है? आप इसका भाग दे दीजिए। अब जब आप इसका भाग देंगे तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए भाग विधि से कैसे करते हैं उससे भी कर लेते हैं। यहां पर देखिए भाग विधि से करें तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का जो भाग है वो 36 में देना पड़ेगा। 100 का भाग 36 में देंगे तो यहां पर आप इसका क्या करेंगे? दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से मिलता है। यहां पर सबसे पहले मैंने लगाया 0, उसके बाद लगाया दशमलव। इसका रीजन क्या है बेटा? यहां पर देखिए 100 का भाग 36 में जाता नहीं है, लेकिन पॉइंट लगाने के बाद हम चाहे जितने यहां पर 0 लिख सकते हैं, तो चाहे जितने 0 लिख दिए। अब देखिए 100 का जो भाग है 300 के अंदर जरूर जाता है, तो देखिए 300 के अंदर जाएगा तो 3 3 जा, देखिए 100 3 जा 300 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो गया 300। अब इसको घटाते हैं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 60 मिल जाएगा और ये जो 0 है, ये वाला जो 0 है आपका नीचे आ जाएगा। अब यहां के बच गया बेटा 600, तो 100 छिक्का कितना हो गया बेटा? यहां पर 600 हो चुका है और यहां पर आपका शेषफल क्या बन गया है? 0। तो यहां पर इसका दशमलव प्रसार क्या लिखा है बेटा? यहां पर 0.36। क्लियर हो गया यहां पर? अच्छा चलते हैं यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा? भाग देना पड़ेगा। जरा भाग देके देते हैं 11 के अंदर 1 का, 11 के अंदर भाग देते हैं 1 का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले 0 लगाया, दशमलव लगाया, दशमलव लगाने से वजह से क्या हो गया बेटा? यहां पर बहुत सारे 0 आ गए। अब क्या करें बेटा? यहां पर 11 नम कितना होते बेटा? 99 होते हैं। देखिए इससे कम तो यहां पर 10 आ रहा है, 10 को हमें चाहिए नहीं, हमें यहां पर 100 चाहिए। अब देखिए 100 लिखने के बाद 11 नम कितना होते बेटा? 99 होते हैं। तो 11 नम 99 लिखा यहां पर और पीछे क्या बच गया बेटा? 1 बच चुका है। बात करें ये 0 उतरेगा, उसके बाद में आप दशमलव की वजह से कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो यहां पर एक और 0 लिख लिया। फिर उसके बाद में देखिए 11 नम फिर से लगा है 99, 11 नम 99 किया यहां पर, तो यहां पर फिर से बच गया 1 और उसके बाद आपने लगा लिया फिर से 0, चाहे जितने 0 लगाए 11 नम 99, 11 नम 99 और ये देखिए यहां पर 1 और ये आपके पास चलता रहेगा और यहां पे तो मेरी स्क्रीन भी खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर कि ये जो है, ये जो भाग देंगे आप, तो यहां पर आपके पास शेषफल की जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं आएगी और जब कभी भी शेषफल की 0 वैल्यू नहीं आती है इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये अपरिमेय संख्या के रूप में भी बदल रहा है। अब जरा गौर से देखिए यहां पर, तो इसका जो रिजल्ट क्या आया है बेटा? यहां पर 0.99999 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। लेकिन इसके प्रीवियस वाली क्लास के अंदर हमने यहां पर डिस्कस किया था कि ये 0.9999 है ना बेटा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 0.9 के ऊपर लगा देंगे हम बार। देखिए 0.9 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है? ये जो 9 है वो आपका क्या है? बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। बार बार पुनरावृत्ति मतलब रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? 9 के ऊपर लगा दिया है हमने बार। क्लियर हो गया होगा? यहां पर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर निम्नलिखित p/q के रूप में यहां पर हमें क्या करना है बेटा? निरूपित करना है। तो इसको p/q के फॉर्म में निरूपित करते हैं यहां पर। तो यहां पर p/q के रूप में निरूपित करें। यहां पर जरा देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है इसको p/q के रूप में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.3। तो देखिए सबसे पहले हम 0.3 को निरूपित करें तो 0.3 को निरूपित करने का तरीका क्या है बेटा? यहां पर 0.3 लिखा है हमने, तो यहां पर क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटाते नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने लगा देंगे 0। तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने लगा दिए 0। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 3/10 आ चुका है। तो ये हो गया
इसका किस तरह से बेटा भिन्नात्मक तरीके से इसका प्रसार। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो P बाई क्यू के फॉर्म में हो चुका है ये आपके पास इसका रिजल्ट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको डिस्कस करें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.47 के ऊपर लगा दिया है बार। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो बार लगा है वो दो संख्याओं पे लगा है, ना कि एक संख्या पे लगा है। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर भी बता चुका हूं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा, यहां पर 0.47474747 एंड 47 एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर, ये हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 0.47 के बार को रिप्रेजेंट किया है। अब क्या करें बेटा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी संख्या से हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करना है बेटा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने हमें 100 से उससे हमें संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। और कौन सी संख्या से बेटा, या तो आप दशमलव संख्या से कीजिए, मतलब 100 से कीजिए, या आप 1000 से कीजिए, या आप 10 से गुणा कीजिए। तो यहां पर कितनी संख्या पर है बेटा, दो संख्याओं पर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम। तो क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 1 क्या करना है बेटा, यहां पर समीकरण नंबर 1 को यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर बेटा 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से क्या कर रहे हैं बेटा, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने के बाद देखिए क्या आया है इसका रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट क्या आया है बेटा, यहां पर 100 गुणे x इज इक्वल टू 47.4747 और यहां पे देखिए 4 और 7 आ चुका है, और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और ये हमारा हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर दोनों मिल चुकी है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर देखिए घटाने पर क्या मिलता है हमें। तो जरा यहां पर देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहा हूं, तो समीकरण 1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0.47 और 47। जरा देखिए ये है आपके पास समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या कर रही है आपके पास, 0.474747 चलता रहेगा अनंत। यस, यही कर रहे हैं हम। अब जरा देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को घटा रहे हैं। तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो ये लीजिए घटा देते हैं। अच्छा देखिए ये 47 कैसा आया है, 47.47 कैसा आया है यहां पर। तो यहां पर बात करें ये कैसा आया है, तो जब आपने इसको 100 से गुणा किया था तब ये आपका यहां पर आया है। क्लियर, और इसके बारे में आपको प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए यहां पर इन दोनों को घटाएं तो 100 में से 1 चला गया, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 99x हो चुका है यहां पर। बराबर देखिए यहां पर 47 से 47, ये सारे 47 कट जाएंगे यहां पर। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, 47 मतलब 47 यहां पर बच जाएगा। अब जरा देखिए x बराबर कितना आया है यहां पर, तो 47 बटे कितना आ गया बेटा, 99। इसका मतलब क्या हो गया, उसको p बाय q के फॉर्मेट में लिखना था। किसको लिखना था बेटा, इसको p बाय q के फॉर्मेट में लिख रहा था। तो इसका रिजल्ट कितना आया है बेटा, यहां पर देखिए इसका रिजल्ट जो आपके पास आया है वो कितना आया है बेटा, यहां पर 47 बटे कितना आ गया बेटा, 99 आ चुका है। क्लियर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी तैयारी आप बहुत बिल्कुल करके जाइएगा। आपके एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन है 100% एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है। और वो भी जो क्वेश्चन है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जब आपके ऊपर किसी संख्या के ऊपर जो आपका बार लगा हुआ होता है ना, तब आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। क्लियर, उसको p बाय q के जो फॉर्मेट में लिखने का जो तरीका है, यहां से देखिए क्या किया है हमने। सबसे पहले देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले 0.47 के ऊपर बार लिखा हुआ था, तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 0.474747 लिख दिया। अब देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी से ही हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब क्या करना पड़ता है बेटा, यहां पर जैसे एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करना है। जैसे मैंने लगा दिया यहां पर एक संख्या के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है, हमें 10 से गुणा करना है। क्या करना है, 10 से गुणा करना है। दो संख्या के ऊपर बार लगा लिया मैंने, तो यहां पर मुझे क्या करना है बेटा, 100 से गुणा करना है। यदि मैंने 3 संख्या के ऊपर बार लगा लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां पर। अब आपको यहां देखेंगे कि यहां पर 47 के ऊपर क्या है बेटा, यहां पर बार है, मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार है। तो दो संख्याओं के ऊपर बार होने की वजह से यहां पर हमने क्या किया बेटा, 100 से गुणा किया, और फिर उसके बाद में क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर हमारे पास यहां पर इसका रिजल्ट मिल गया। क्लियर हो गया होगा यहां पर आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं हमारे, देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं,
एक बहुत ही शानदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस शानदार टॉपिक से भी आपके जो क्वेश्चंस आपके पक्का आने वाला है यहां पर। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझते हैं। ये टॉपिक हमसे क्या करने वाला है, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपण करना। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, वे संख्याएं जिनको दशमलव प्रसार होता है वो कहां तक जाता है बेटा, अनंत तक जाता है। तो उन संख्याओं को आपको क्या करना है बेटा, संख्या रेखा पर निरूपण करना। अब जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूं, यहां पर जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे यहां पर आपको संख्या रेखा पर 2 को रिप्रेजेंट करना, मतलब 2 को निरूपण करना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक संख्या रेखा बनाते हैं। इस संख्या रेखा पर जैसे आपने यहां पर एक संख्या रेखा आपने यहां पर एक संख्या रेखा बनाई। इस संख्या रेखा पर आपने बोला यहां पर 0 है और यहां पे लिख दिया आपने x एक्सिस, क्या लिखा बेटा, x अक्ष लिख दिया। यहां पर आप क्या लिखते हैं बेटा, y अक्ष लिख लेते हैं। यहां पर भी आप क्या लिखते हैं, x डैश अक्ष लिख लेते हैं। उसके बाद बात करें यहां पर मुझे 2 को निरूपित करना है, तो यहां पर लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 3, यहां लिखते हैं 4। अब क्या करना है बेटा, यहां पर x बराबर 2 को निरूपित करना है यहां पर। तो आप किस तरह से निरूपण करते हैं कि आप इस संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 कहां पर है, तो 2 आपने यहां पर लगा दिया। अच्छा देखिए इस बार मैं बोलता हूं, आपको बताना है 1.5 कहां पर है। तो 1 और 2 के बीच में आपको यहां पर मिडिल में कहीं पे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है बेटा, 1.5। अब मैंने बोला आपको कि 4.5 को बताइए, तो 4 के जस्ट आगे यहां कहीं आपको 4.5 मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस बार बोला आपको 4.7432153 इसको निरूपित कीजिए। तब आप क्या कहेंगे कि सर ये जो दशमलव प्रसार है इसको यहां पर निरूपित करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो संख्या रेखा है हम ज्यादा से ज्यादा कितना जूम कर सकते हैं, यहां पर आपके दशमलव के 2 संख्या तक निरूपित कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसी संख्याओं को निरूपण करने का तरीका क्या होता है, आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, उस एग्जांपल को जरा गौर से देखेंगे, फिर उसके बाद में जिस तरह से निरूपण करने का तरीका है हम उसे भी समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को। तो जरा देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको √2 को यहां पर निरूपण करना है। क्या करना है बेटा, √2 को निरूपण करना है। अब देखिए √2 को निरूपण करने का आपको छोटा सा हल्का सा एक बढ़िया तरीका बताता हूं। देखिए इससे क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं √2 की जगह √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, तो उनको भी आप किस तरह से निरूपण कर सकते हैं, जरा उनको गौर से देखिए। तो देखिए संख्या रेखा पर आपको अपरिमेय संख्या को निरूपण करना है, तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा पाइथागोरस को। अब जरा देखिए पाइथागोरस के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा कि पाइथागोरस नाम का एक आदमी था, उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर अपनी एक परिमेय दी थी। जरा उसको याद कीजिए, वो परिमेय क्या थी, जरा उसको याद करते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है बेटा, यहां पर ये कर्ण होता है, ये आपके पास क्या होता है बेटा, लंब होता है, और ये आपके पास क्या होता है बेटा, आधार होता है। तो यहां पर पाइथागोरस ने क्या आपके पास परिमेय दी थी, कि परिमेय दी थी यहां पर देखिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता बेटा। यहां पर इस तरीके के आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर 8 के अंदर पढ़ा होगा, क्लियर। अब जरा गौर करते हैं यहां पर ये जो √2 है ना बेटा, यहां पर ये रूट के अंदर मतलब जो 2 लिखा हुआ है, इस √2 को मैं जरा चेंज करने वाला हूं। क्या चेंज करने वाला हूं बेटा, यहां पर 1 + 1 के अंदर लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं बेटा, 1 + 1 के अंदर लिखने वाला हूं। अब जरा देखिए 1 + 1 को क्या आधार बटे लंब के अंदर बदल सकते हैं, बिल्कुल। जरा देखिए यहां पर क्या लिखने वाला हूं, यहां पर कि कर्ण का जो मान है वो क्या होगा बेटा, रूट ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बन जाएगा। यस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बन जाएगा। तो जरा देखिए यहां पर वही चीज लिखा हुआ है। जरा देखिए इसको और जूम करें, यहां पर देखिए क्या आ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग किया और 1 का वर्ग किया, तो यहां पर मुझे क्या मिल गया बेटा, √2 ही मिलेगा। अब जरा देखिए इसका करने का रीजन क्या है बेटा, 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है बेटा, 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये यही लिखा हुआ है, क्लियर। तो इसका मतलब 1 लिखा है, इसका मतलब 1 × 1 लिखा हुआ है। 1 × 1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 का वर्ग लिखा हुआ है, और 1 का वर्ग लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा इसको किस तरह से निरूपण करना है उसको समझते हैं यहां पर। तो देखिए मैंने एक संख्या रेखा बनाई, क्या बनाई बेटा, यहां पर एक संख्या रेखा बना देते हैं। तो यहां पर मैंने एक संख्या रेखा बना दी है। इस संख्या रेखा पर बात करें यहां पर, तो ये आपके पास हो गया है
है 0 और यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और यहाँ हो गया है माइनस के 2। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1, यहाँ मिलेगा आपके पास प्लस के 2 और यहाँ पे मिलेगा आपके पास प्लस का 3। क्लियर। अब जरा देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर को मुझे ऐड करना है प्लस 1 के स्क्वायर के साथ और फिर उसके बाद बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए हम तो ये जो हमारे पास राइट है, ये जो समकोण त्रिभुज है आपके पास, ये समकोण त्रिभुज बनाना है संख्या रेखा पर जहां लंब का मान 1 है और आपके पास आधार का भी मान क्या है बेटा, 1 होने वाला है। तो जरा देखिए यहां पर ये हमारे पास संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर सबसे पहले मैं 0 पे गया, 0 पे जाके मैंने यहां पर 1 के ऊपर एक बिंदु बना दिया। तो ये हो गया है हमारे पास, क्या हो गया बेटा, आधार हो गया है और आधार का मान क्या हो गया बेटा, 1 हो चुका है। अब जरा गौर करें, मुझे बनाना है लंब, तो यहां से मैंने बना दिया एक लंब, तो ये बना दिया मैंने लंब और इसके ऊपर बना दिया 90 डिग्री का कोण और यहां बना दिया लंब और इसका भी मान क्या रख दिया बेटा, 1 कर दिया है। इसका जो मान है यहां से यहां तक का वो क्या हो गया बेटा, 1 हो चुका है। अब जरा देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, इन दोनों को मिला दिया, तो यहां पर आपके पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। यस, क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर। अब क्या लेना है आपको बेटा, यहां पर एक प्रकार लेना है। क्या लेना है, प्रकार लेना है और प्रकार की मदद से क्या करना है, प्रकार का जो नॉब है वो यहां रखेंगे, प्रकार की जो पेंसिल है वो यहां रखनी है आपको और क्या करना है, इस पेंसिल को यहां से आपको एक चाप काटना है। क्या करना है बेटा, यहां पर आपको एक चाप काटना है और जहां पर ये जो चाप कटेगा, मतलब यहां पर आपका चाप कट चुका है, यहां पर इस यहां पर आपका चाप कटा है, तो यहां पर आप जहां आपका चाप कटा है, जरा गौर से देखिएगा, जहां आपका चाप कटा है वो ही चाप का जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है आपका, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा बेटा, √2 कहलाएगा। अब जरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा, यदि मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि आप √2 को यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए संख्या रेखा पर, तो √2 का मान क्या होता है बेटा, यहां पर 1.4114 ऐसा कुछ चलता रहता है यहां पर, तो आप इसको निरूपण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर। तो उसको आपने किस तरह से इस संख्या रेखा पर निरूपण किया है, उसको समझने का तरीका क्या है बेटा, आपने क्या किया, एक पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस की जो अपने पास परे है उसको आपने क्या किया, आपने उसको आपने बनाया, फिर उसके बाद में आप √2 को उस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, मतलब पाइथागोरस जो परिमेय है उसके अनुसार आपने इसको लिखा। फिर उसके बाद में क्या किया, आपने संख्या रेखा पर आपने एक त्रिभुज बनाया, किसके अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार। फिर वहां से आपने प्रकार लेके एक चाप काटा और जहां पर आपका चाप कटेगा वहीं पे आपका क्या होगा बेटा, √2 का एग्जैक्ट मान होने वाला है। क्लियर हो गया होगा यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके से आप √3 का भी निकाल सकते हैं, √4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी निकाल सकते हैं। आप चाहे जिस संख्या का मान यहां पर निकाल सकते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। क्लियर हो गया होगा यहां पर आप सभी का कि किस तरीके से अपरिमेय संख्या को आपने संख्या रेखा पर निरूपण किया है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए अगला टॉपिक क्या है यहां पर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। देखिए वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं का मतलब क्या है यहां पर। अब जरा देखिए यहां पर आपके पास बहुत सारी संख्याएं होती है। देखिए आपने जो जोड़ बाकी गुणा भाग है ना, आपने सिंपल संख्याओं के ऊपर देखा होगा आपने। जैसे मैं बोलता हूं 2 + 2 कीजिए तो आप लिख देते थे 4। मैं बोल रहा हूं 2 - 2 कीजिए, 2 में से 2 को घटाइए तो आप लिख देते 0। तो ये तो हो गई आपके पास कौन सी संख्या है, जो सिंपल संख्या है आपके पास उनकी। लेकिन इस बार हमारे पास जो संख्या है वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का एक युग्म है। अब उन अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर सक्रियाएं लगाएंगे, मतलब हम उसके अंदर जोड़ करेंगे, बाकी करेंगे, गुणा भाग करेंगे। तो उनके अंदर ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से की जाती है, उस सभी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा देखिए यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, क्या लिया है यहां पर, 2√3 + 3√5 और लिखा है √3 - √5 का हमें यहां पर क्या करना है बेटा, योग करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए किन किन को जोड़ना है जरा देखें यहां पर। तो 2√3 + 3√5 को आपको जोड़ना है यहां पर √3 - √5 के साथ, √3 - √5 के साथ। तो अब जरा इसको कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए सिंपल तरीका है, मैं यहां पर आपको एक बार बताऊंगा, उसको जरा गौर से सुनिएगा। ये जो तरीका है आपके पास योग में भी लगेगा और आपका यहां पर घटाने में भी लगेगा, दोनों के अंदर ये एप्लीकेबल है। किस तरह से करना है जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो दोनों चीजों को जोड़ना है या दोनों चीजों को जो घटाना है, आप उसे ब्रैकेट में लिख लीजिए,
फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, उस कोष्टक को ओपन कीजिए। क्या करना है बेटा, कोष्टक को ओपन करना है। तो जरा कोष्टक को ओपन करते हैं यहां पर, तो 2√3 प्लस 3√5 प्लस 3√3 -5 लिखा है आपने। क्लियर। तो अब यहां पर काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर पहले कोष्टक में लिखा फिर कोष्टक हटाया, इसका मतलब क्या रहा। आप यहां पर तो जो संख्या है वो तो बदली नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर यदि इस प्लस की जगह माइनस होता, इस प्लस की जगह क्या होता बेटा, घटाना होता, तो यहां पर ये जो घटाना है, ये घटाना यहां पर माइनस रहता, और ये जो माइनस था वो आपका यहां पर प्लस बन जाता। और यहां पर यदि आप इसको कोष्टक में नहीं रखते तो जनरली बच्चे जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना बेटा, यहां पर ये माइनस का 5 माइनस के 5 में ही रहने देते, ये जो माइनस साइन है ना, इसको चेंज करना ही भूल जाते हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर कोष्टक में रखने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर कि आपके बाद में जो साइन लग रहे हैं, ये जो साइन जो चेंज हो रहे हैं, ये साइन सही तरीके से चेंज हो, ताकि आपका यहां पर जो रिजल्ट है, आपका जो उत्तर है, वो कभी गलत ना आए। ठीक है। तो यहां पर अभी जोड़ है, तो जोड़ की वजह से क्या हुआ बेटा, साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पर यदि घटाना होता तो यहां पर क्या होता बेटा, यहां पर सारे के सारे जो चिन्ह हैं आपके वो बदल जाते हैं यहां पर। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर लगाया प्लस, तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया बेटा, साइन चेंजेस नहीं हुए हैं। क्लियर। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब यहां पर क्वेश्चन क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो जरा देखिए यहां पर क्या लिखा है, √3 लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है, √3 लिखा है। तो एक काम करते हैं, √3 वालों को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए 2 गुणे √3 प्लस यहां पर लिखा है √3। अब बात करें यहां पर, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3 गुणे √5 और माइनस साइन के साथ क्या लिखा है, √5 लिखा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिएगा फिर से एक बात को, जरा देखिए यहां पर यदि मैं 1 के साथ 2 का गुणा कराऊं तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 के साथ 3 का गुणा कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। 1 के साथ गुणा में 5 कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा। 1 के साथ गुणा x कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, x मिलेगा। अच्छा, 1 के साथ मैं गुणा कराता हूं √3 का, तो मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, √3 ही तो मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर से सुनिए, ये लिखा हुआ है 2 गुणे √3 प्लस यहां पर लिखा हुआ है 1 √3 प्लस साइन के साथ 3 गुणे √5 माइनस साइन के साथ 1 गुणे √5। यस, समझ आ गया आप सभी को। अब जरा गौर से सुनिए फिर से क्या करना है यहां पर। अब जब हमें यहां पर जोड़ना है तो देखिए जोड़ते हैं किस तरीके से। यहां पर √3 लिखा है, यहां पर भी √3 लिखा है, तो मैंने √3 को ले लिया है बाहर, तो पीछे क्या बच गया बेटा, 2 + 1 बच चुका है। क्लियर। कैसे किया यहां पर, जरा देखिए यहां पर यदि मेरे पास 2 गुणे 3 + 2 होता तो आप क्या करते, इन दोनों को जोड़ते। अच्छा, इसको हटा देते हैं एक तरीके से, x + y होता तो आप क्या करते हैं, इस 2 को x से गुणा करते हैं, फिर इस 2 को किससे करते बेटा, y से गुणा करते हैं। तो 2 को x से गुणा किया 2x आ गया है, 2 को y से गुणा किया तो 2y आ चुका है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बाहर ले लिया, 2 को, तो इन दोनों को 2 को बाहर लिया तो पीछे क्या बच गया बेटा, x + y ही तो बचा है। तो इस तरीके से ही हमने यहां पर क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। अब जरा गौर से देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, √5 को बाहर ले लिया है, तो √5 को बाहर लेने पर क्या हुआ, 3 - 1 बच चुका है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया है, और 3 √3 मिल चुका है। 3 में से 1 चला गया तो यहां पर कितना हो गया बेटा, 2 √5 हो चुका है। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया यहां पर किस तरीके से आंसर निकालना है। अब जरा करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कर रहा है यहां पर, कि उदाहरण दिया हुआ है, यहां पर क्या करना है बेटा, गुणा करना है। गुणा करके हमें बताना है कि किस तरीके से यहां पर गुणा होगा। तो देखिए गुणा करना है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो चलो गुणा करते हैं यहां पर। तो देखिए √6 गुणे 7 को गुणा करना है बेटा 2 गुणे √7 के साथ, 2 गुणे √7 के साथ। अब जरा देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि 1 गुणे 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहां पर 2 मिलेगा। अब जरा देखिए 1 गुणे x करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, x मिलने वाला है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं क्या करता हूं, 2 गुणे √3 लिखता हूं, इसका मतलब क्या मिलेगा बेटा, 2 √3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 6 गुणे 6 √7 लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 गुणे √3 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 गुणे √7 गुणे 2 गुणे √7 लिखा हुआ है। क्लियर। अब जरा यहां पे देखिए 6 को 2 से गुणा कराते हैं तो 6 दूनी कितना हो गया बेटा, यहां पर 12 हो चुका है। और √7 को √7 से गुणा कराते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 7 मिलेगा। अब देखिए 12 को 7 से गुणा कराते हैं यहां पर,
तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलता है बेटा 84 मिल जाता है, मतलब 84 मिल जाता है। ठीक है, 12 सत्ते कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 84 हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर निकल गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर जो आपकी वास्तविक संख्याओं की संक्रिया है, यहाँ पर हमने क्या देखा, योग देखा। अब देखिए योग की जगह गुणा घटाना आ जाता तो यहाँ पर भी क्या करते थे बेटा, घटा सकते थे। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ गुणा लिखा हुआ है, गुणा की जगह भाग लिखा होता तो भाग भी हम कर सकते थे। सेम इसी तरीके से देखिए जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि इसकी जगह क्या लिखा होता बेटा, भाग लिखा हुआ होता तो भाग कैसे करते बेटा, 6 गुणे रूट 7 को भाग देना है तो लीजिए 7 बटे 2 गुणे रूट 7 से। तो देखिए रूट 7 से रूट 7 कट चुका है, कैसे कटा हुआ है यहाँ पर जरा देखिए। तो इस कैसे लिख सकते हैं इसको, 6 गुणे रूट 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे रूट 7 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से रूट 7 कट गया तो पीछे क्या बच गया बेटा, 6 बटे 2, और 6 बटे 2 का आंसर कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो यहाँ पर गुणे की जगह भाग होता तब भी हम इसका आंसर लिख सकते थे। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो मिलते हैं आप हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और करनी लर्निंग ऐप से जुड़े रहिए, जहां पर आप सभी को आपकी हर क्लासेस के बारे में और हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको स्टडी कराई जा रही है, और बहुत ही अच्छे एजुकेटर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।